गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो थर्मोडायनेमिक्स में जे एडवांस का जो पार्ट था वो हमने टोटली कंप्लीट कर लिया। अब थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट के कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं जो जे एडवांस के सिलेबस में तो नहीं है लेकिन जेईई मेंस के सिलेबस में है। तो जेईई मेंस में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेडिकल में जो नीट का एग्जाम होता है उसमें भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कोई बच्चा 11th के स्कूल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो 11th के स्कूल के एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स में टिपिकल जेईई मेंस का जो पार्ट है उसको स्टडी करेंगे और इसमें हम 3 टॉपिक स्टडी करेंगे। एक तो एंट्रोपी, दूसरा कार्नोट साइकिल और तीसरा रेफ्रिजरेटर। ठीक, चलो सबसे पहले हम एंट्रोपी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये पता होगा कि एंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ध्यान रखना कि एंट्रोपी का डिटेल तो तुम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, है ना। एंट्रोपी का डिटेल फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो यहाँ हम एंट्रोपी का बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, बस वही स्टडी करेंगे जो अपने फिजिक्स में मीनिंगफुल है। ठीक, सबसे पहले एंट्रोपी का लिटरल मीनिंग क्या होता है वो देखना। ठीक, तो तुमने शायद फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एंट्रोपी का सिंपल मीनिंग पढ़ा होगा कि एंट्रोपी का सिंपल मीनिंग ये होता है कि एंट्रोपी जो होती है वो मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर्डनेस का मेजर होता है। ये हिंदी में बोले तो एंट्रोपी आणविक अव्यवस्था का मापन होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सुना होगा कि एंट्रोपी मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर्डनेस का मेजर होता है। मतलब मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर्डनेस ज्यादा हो तो एंट्रोपी भी ज्यादा होगी और मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर्डनेस कम हो तो एंट्रोपी भी कम होगी। तो ये तो एंट्रोपी का सिंपल मीनिंग देख लिया। अब हम एंट्रोपी का मैथमेटिकल मीनिंग देखते हैं। ये तो ध्यान रखना कि एंट्रोपी का सिंपल मीनिंग मतलब एंट्रोपी मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर्डनेस का मेजर होता है। तो एंट्रोपी का सिंपल मीनिंग तो लोगों को बहुत समय पहले ही पता था, लेकिन एंट्रोपी का मैथमेटिकल मीनिंग सबसे पहले सन 1850 में क्लासियस जो साइंटिस्ट था उसने बताया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि एंट्रोपी का सिंपल मीनिंग तो लोगों को बहुत पहले से पता था, लेकिन एंट्रोपी का मैथमेटिकल मीनिंग रुडोल्फ क्लासियस ने सन 1850 में पहली बार बताया, है ना। और क्लासियस के अकॉर्डिंग किसी भी सब्सटेंस को दी गई स्मॉल हीट गिवन डीक्यू रिवर्सिबल हो और हीट डेटेड टाइम उस सब्सटेंस का टेम्परेचर टी हो, तो इतनी हीट देने के ड्यूरिंग इस सब्सटेंस की एंट्रोपी में स्मॉल चेंज कितना होगा, dq रिवर्सिबल बाय t। ये तो ध्यान रखना कि क्लासियस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी सब्सटेंस को दी गई स्मॉल हीट गिवन dq रिवर्सिबल हो और हीट देते टाइम उस सब्सटेंस का टेम्परेचर t हो, तो इतनी हीट देने के ड्यूरिंग इसकी एंट्रोपी में स्मॉल चेंज कैसे डिफाइंड होता है, dq रिवर्सिबल बाय t। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सबसे पहले क्लासियस जो साइंटिस्ट था उसने दिया। ठीक था, तो देखो अधिकतर बच्चों के दिमाग में आता है कि एक्सप्रेशन आया कहाँ से। ठीक है, तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला कोई ऐसा नहीं कि भगवान ने ऊपर से इसको फॉर्मूले को बताया हो। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि भगवान ने फॉर्मूला ऊपर से बनाया हो, है ना। ध्यान रखना कि एक्चुअली क्लासियस ने फॉर्मूला कार्नोट साइकिल के बेसिस पर बताया। ये तो ध्यान रखना कि एक्चुअली इस फॉर्मूले के राज कार्नोट साइकिल में छुपे हुए हैं। ये तो चिंता मत करना, हम जस्ट अगला टॉपिक कार्नोट साइकिल ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखना तो इनके इस फॉर्मूले के राज कार्नोट साइकिल के अंदर छुपे हैं। ठीक, जब कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि पूरे कार्नोट साइकिल, हम देखेंगे कि पूरे कार्नोट साइकिल के एलोंग अगर देखें तो कार्नोट साइकिल के एलोंग Q1 बाय T1 प्लस Q2 बाय T2 इक्वल टू 0 होता है। चिंता मत करना, कार्नोट साइकिल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हम देखेंगे कि कार्नोट साइकिल में पूरे साइक्लिक प्रोसेस के एलोंग Q1 बाय T1 प्लस Q2 बाय T2 इक्वल टू 0 आएगा, है ना। तो उसी के आधार पर, है ना, उसी के बेसिस पर कार्नोट ने डिसाइड किया कि ये एंट्रोपी जो होती है वो Q बाय T होती है या dQ बाय T होती है। ये कार्नोट साइकिल के अकॉर्डिंग उसने बताया। ठीक है, तो इसका डिटेल हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।
तो इसका डिटेल हम राइट टाइम पर कार्नो साइकिल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए ध्यान रख लेना, है ना? अभी थोड़ी देर के लिए इसको फॉर्मूले की फॉर्म में ही ध्यान रखना कि एंट्रोपी में स्मॉल चेंज कैसे डिफाइंड होता है, dq रिवर्सिबल बाय t ऐसे डिसाइड होता है। डिटेल इसका राइट टाइम पर कार्नो साइकिल में पढ़ेंगे, उसके पहले हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? तो अभी पूरी हिस्ट्री नहीं, डायरेक्ट ध्यान रखना कि क्लासियस के अकॉर्डिंग एंट्रोपी में स्मॉल चेंज कैसे डिफाइंड होता है, dq रिवर्सिबल बाय t ऐसे डिफाइंड होता है। अब ध्यान रखना कि फिजिक्स में हमेशा हम, है ना, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी प्रोसेस पढ़ते हैं उसमें हम यही मानते हैं कि प्रोसेस बहुत स्लो है, मतलब क्वासी स्टैटिक है, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ध्यान रखना कि फिजिक्स में हम जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस लेते हैं तो उसमें मानते हैं कि प्रोसेस काफी स्लो है, मतलब क्वासी स्टैटिक है, मतलब रिवर्सिबल है। तो फिजिक्स में हम रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की स्टडी करते हैं, इसलिए फिजिक्स में हम डीक्यू रिवर्सिबल को शॉर्ट फॉर्म में डीक्यू लिख देते हैं। बार बार डीक्यू रिवर्सिबल लिखने में पेन की इंक वेस्ट होती है, इसे मान के चलना है। फिजिक्स में हम रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की स्टडी करते हैं और रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हो तो इस डीक्यू रिवर्सिबल को शॉर्ट फॉर्म में डीक्यू, मतलब फिजिक्स में हम शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं कि एंट्रोपी में स्मॉल चेंज ds इक्वल टू dq बाय t। बार बार रिवर्सिबल लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो इसको बिल्कुल प्रॉपर किताबी शब्दों में बोल सकते हैं, है ना? प्रॉपर किताबी शब्दों में बोल सकते हैं, ये तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस या किसी भी गैस को अगर dq जितनी स्मॉल हीट दे रहे हो, नहीं बोल सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस या किसी भी गैस को dq जितनी स्मॉल हीट दे रहे हो और हीट देते टाइम उस सब्सटेंस या गैस का टेम्परेचर T हो, तो इतनी हीट देने के ड्यूरिंग इस सब्सटेंस या गैस की एंट्रोपी में स्मॉल चेंज कितना होगा, dq बाय t। है तो ये ध्यान रखना कि किसी भी गैस को dq हीट दे रहे हो, हीट देते टाइम गैस का टेम्परेचर T हो, तो इतनी हीट देने के ड्यूरिंग उस गैस की एंट्रोपी में स्मॉल चेंज कितना होगा, dq बाय t। बस बताओ, एंट्रोपी में स्मॉल चेंज dq बाय t, तो बताओ इस गैस की एंट्रोपी में टोटल चेंज कितना होगा, इंटीग्रेशन dq बाय t, ये बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये हमने एंट्रोपी का कुछ बेसिक पढ़ लिया। अब ध्यान रखना कि अभी तो मैं एंट्रोपी का बेसिक थोड़ा डिटेल में बताया, लेकिन आगे इतना डिटेल में देखने का टाइम नहीं है, ठीक है? तो आगे तो यही ध्यान रखना कि अपने फिजिक्स में अगर कभी भी एंट्रोपी आ जाए तो अब एंट्रोपी शब्द से डरने की जरूरत नहीं है। एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए कि एंट्रोपी जो होती है वो हीट गिवन से रिलेटेड होती है ना? तो ये ध्यान रखना, फिजिक्स में कभी भी एंट्रोपी शब्द आ जाए तो बस एक ही चीज दिमाग में चमकनी चाहिए कि एंट्रोपी जो होती है वो हीट गिवन से रिलेटेड होती है, ठीक है? मतलब कभी भी मैं एंट्रोपी शब्द बोलूं तो दिमाग में क्या आना चाहिए, हीट गिवन आना चाहिए, ठीक है? तो मैं कभी भी एंट्रोपी शब्द बोल रहा हूँ तो तुमको सुनाई क्या देना चाहिए, हीट गिवन। और आगे बस एक ही चीज ध्यान रखना कि एंट्रोपी में स्मॉल चेंज कितना होता है, dq बाय t। ये तो भी हमने देख लिया कि एंट्रोपी के अंदर हीट गिवन छुपी होती है और एंट्रोपी में स्मॉल चेंज कितना होता है, dq बाय t। तो एंट्रोपी में टोटल चेंज इंटीग्रेशन dq बाय t, है ना? या इससे हमें हीट गिवन भी निकाल सकते हैं। उसके लिए ऐसा करते हैं कि t को उधर ट्रांसफर करते हैं। तो बताओ, t को उधर ट्रांसफर करेंगे तो dq इक्वल टू tds आ जाएगा, मतलब गैस को दी गई स्मॉल हीट गिवन tds है, तो गैस को दी गई टोटल हीट गिवन कितनी होगी, इंटीग्रेशन tds, है ना? तो ये ध्यान रखना, इधर ट्रांसफर करेंगे तो गैस को दी गई स्मॉल हीट गिवन tds, तो गैस को दी गई टोटल हीट गिवन इंटीग्रेशन tds। ठीक है, तो कंपैरेटिवली याद रखना, है ना? कंपैरेटिवली याद रखना कि इंटीग्रेशन pdv तो गैस के वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है और वैसे ही इंटीग्रेशन tds गैस को दी गई हीट गिवन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली याद रखना ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो याद रखना कि इंटीग्रेशन pdv तो गैस के वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है और उसी के सिमिलर इंटीग्रेशन tds गैस को दी गई हीट गिवन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? अब हमने भी देख लिया कि गैस को दी गई टोटल हीट गिवन इंटीग्रेशन TDS, और इंटीग्रेशन TDS को ग्राफिकली क्या बोल सकते हैं, TS ग्राफ के नीचे का एरिया। तो बस कभी भी हमको TS का ग्राफ दे रखा है ना, किसी भी प्रोसेस के लिए TS का ग्राफ दे रखा हो तो सिंपली TS ग्राफ के नीचे का एरिया निकालेंगे, मतलब एरिया अंडर TS ग्राफ निकालेंगे और TS ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वही उस प्रोसेस में गैस को दी गई
हीट गिवन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसको भी कंपैरेटिवली याद रखना। तो अच्छे ध्यान रखना कि पीवी ग्राफ के नीचे का एरिया तो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे टीएस ग्राफ के नीचे का एरिया हीट गिवन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कंपैरेटिव याद रखना कि पीवी ग्राफ के नीचे का एरिया वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, और टीएस ग्राफ के नीचे का एरिया हीट गिवन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, अभी तक तो जो पढ़ा उसमें हम केवल एक ही प्रोसेस की बात कर रहे थे, लेकिन कई बार गैस में साइक्लिक प्रोसेस होते हैं, है ना? तो ये ध्यान रखना कि कई बार गैस में साइक्लिक प्रोसेस होते हैं। तो हमको देखना है कि इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस को दी गई टोटल हीट गिवन कितनी होगी वो देखना है ना? तो हमको पता है कि एक प्रोसेस में गैस को दी गई हीट गिवन इंटीग्रेशन टीडीएस होती है। तो बताओ, इस पूरे साइकिल में गैस को दी गई टोटल हीट गिवन क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ टीडीएस होगा, और क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ टीडीएस होगा मतलब ये टीएस साइकिल से एनक्लोज एरिया के बराबर होगा, है ना? ये वर्क डन में ही पढ़ा था, है ना? वर्क डन में ही पढ़ा था कि किसी एक प्रोसेस में गैस का वर्क डन पीवी ग्राफ के नीचे के एरिया के बराबर होता है, और पूरी साइकिल में गैस का वर्क डन क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी मतलब पीवी साइकिल से एनक्लोज एरिया के बराबर। तो बस वही कंसेप्ट हम एंट्रोपी में भी लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि किसी एक प्रोसेस में गैस को दी गई हीट गिवन इंटीग्रेशन टीडीएस होता है, मतलब टीएस ग्राफ के नीचे के एरिया के बराबर होता है, लेकिन पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस को दी गई टोटल हीट गिवन क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ टीडीएस होगा, मतलब ये टीएस साइकिल के एनक्लोज एरिया के बराबर होगा, है ना? बस अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए टीएस का ग्राफ दे रखा हो और हमको पूछे कि इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस को दी गई रिजल्टेंट हीट गिवन मतलब क्यू साइकिल पूछे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली टीएस साइकिल से एनक्लोज एरिया निकालेंगे, और बस टीएस साइकिल से जो एनक्लोज एरिया है वही पूरी साइकिल में रिजल्टेंट हीट गिवन मतलब क्यू साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ वही कंसेप्ट है ना, यहाँ वही कंसेप्ट की टीएस साइकिल के एनक्लोज एरिया से तो हम क्यू साइकिल का मॉडुलस निकालेंगे, प्लस माइनस साइन अलग से एडजस्ट करेंगे। हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि टीएस साइकिल क्लॉकवाइज हो तो क्यू साइकिल पॉजिटिव होगा, और टीएस साइकिल एंटी क्लॉकवाइज हो तो क्यू साइकिल नेगेटिव होगा। फिर बस अब आगे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ध्यान रखना कि किसी एक प्रोसेस में तो गैस को दी गई हीट गिवन टीएस साइकिल सॉरी किसी एक प्रोसेस में तो गैस को दी गई हीट गिवन टीएस ग्राफ के नीचे के एरिया के बराबर होगा, और पूरे साइकिल में गैस को दी गई रिजल्टेंट हीट गिवन टीएस साइकिल से एनक्लोज एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि टीएस साइकिल से जो एनक्लोज एरिया है वो पूरे साइकिल में हीट गिवन मतलब क्यू साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा। अब बताओ, है ना, टीएस साइकिल से एनक्लोज एरिया अगर क्यू साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा तो इसके जुड़वा भाई डब्ल्यू साइकिल को भी रिप्रेजेंट करेगा, है ना? तो इस साइक्लिक प्रोसेस में मैंने तुमको चमका कर बताया था कि कंप्लीट साइकिल में हीट और वर्क का एडिशन सेम होता है, मतलब कंप्लीट साइकिल में क्यू साइकिल इक्वल डब्ल्यू साइकिल होता है। बस इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि टीएस साइकिल से एनक्लोज एरिया क्यू साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा, तो इनडायरेक्टली डब्ल्यू साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको देखना। देखो, ये तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, है ना? ये तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि पीवी साइकिल से एनक्लोज एरिया डब्ल्यू साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इनडायरेक्टली क्यू साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। ये तो हम कंपैरेटिवली बोल सकते हैं यार। ये तो हम बोल सकते हैं कि पीवी साइकिल ये हम बोल सकते हैं कि पीवी साइकिल से एनक्लोज एरिया डब्ल्यू साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, तो इनडायरेक्टली क्यू साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे टीएस साइकिल का एनक्लोज एरिया क्यू साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इनडायरेक्टली डब्ल्यू साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। तो एक शब्द में बोल सकते हैं कि पीवी साइकिल से एनक्लोज एरिया और टीएस साइकिल से एनक्लोज एरिया बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों एरिया डब्ल्यू साइकिल को रिप्रेजेंट करेंगे, तो एज वेल एज क्यू साइकिल को भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एंट्रोपी के हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। हाँ बच्चों देखो, अभी तो हमने एंट्रोपी के सारे भारी भारी कंसेप्ट देख लिए। अब इसके हम कुछ कैलकुलेशन के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जिसमें हम सिस्टम की टोटल चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे। और टोटल चेंज इन एंट्रोपी में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हमको एक ही चीज पता है कि एंट्रोपी में स्मॉल चेंज होता है dq बाई टी। तो बताओ एंट्रोपी में टोटल चेंज कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन dq बाई टी।
ये होगा। ठीक है, तो बस अब इसके हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलो सबसे पहले एंट्रोपी चेंज का क्वेश्चन सॉलिड और लिक्विड पे बेस, ये सॉलिड और लिक्विड के क्वेश्चन करते हैं। और तुमको पता होगा कि सॉलिड और लिक्विड की स्टडी हम कैलोरीमेट्री में करते हैं और गैस की स्टडी थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। तो पहले हम एंट्रोपी चेंज के क्वेश्चन, है ना, पहले सॉलिड या लिक्विड के एंट्रोपी चेंज के क्वेश्चन करते हैं, मतलब कैलोरीमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना, इसको ध्यान से देखना। तो पहले क्वेश्चन बोल देता हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है किसी कंटेनर में वाटर भरा हुआ है जिसका मास m, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s और शुरू में इसका टेम्परेचर T इनिशियल है। अब चलो इसको गैस के स्टोव पे रख करके धीरे धीरे गर्म करते हैं और इस, है ना, वही गैस के स्टोव पे रख करके इसको धीरे धीरे गर्म करते हैं और गर्म करके पानी का टेम्परेचर T इनिशियल से बढ़ा करके T फाइनल तक हमने चेंज कर दिया है। बस हमको देखना है कि वाटर का टेम्परेचर T इनिशियल से T फाइनल तक बढ़ा दें, तो इस ड्यूरिंग वाटर की टोटल एंट्रोपी में चेंज कितना होगा वो देखना है। ठीक है, और हमको आगे सारे डेटास दे रखे हैं। वाटर का मास 2 kg, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड होती है। इसको जूल और केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री है, मतलब 300 केल्विन, और फाइनल टेम्परेचर 47 डिग्री है, मतलब 320 केल्विन है। तो इस ड्यूरिंग वाटर की एंट्रोपी में टोटल चेंज कितना होगा वो देखना है ना। तो बस अब हम एंट्रोपी में चेंज से बिल्कुल डरते नहीं है ना, वो एंट्रोपी में चेंज से बिल्कुल डरते नहीं है। बस हमको तो एक ही चीज रटी हुई है कि एंट्रोपी के अंदर हीट गिवन छुपा होता है ना, हमको एक ही चीज पता है कि एंट्रोपी के अंदर हीट गिवन छुपा होता है और एंट्रोपी में स्मॉल चेंज कितना होता है dq by t। तो एंट्रोपी में टोटल चेंज उसका इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन dq by t। तो बस एंट्रोपी में चेंज निकालने के लिए हमको dq देखना होगा, है ना, एंट्रोपी में चेंज निकालने के लिए हमको dq देखना होगा, मतलब वाटर का इस बार टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी वो देखना है। ये तो ये चीज तुमने कैलोरीमेट्री में पढ़ी होगी। ठीक है, कैलोरीमेट्री में पढ़ा होगा कि सॉलिड या तुमने पढ़ा होगा कि सॉलिड या लिक्विड का टेम्परेचर चेंज करने के लिए टोटल हीट कितनी देनी पड़ती है, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो टेम्परेचर चेंज के लिए स्मॉल हीट कितनी देनी पड़ेगी, Q इक्वल टू एम एस डी टी। ये तो पता होगा कि सॉलिड लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए टोटल हीट देनी पड़ती है Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो स्मॉल हीट कितनी देनी पड़ेगी, Q इक्वल टू एम एस डी टी। तो बस dq आ गया ना, dq आ गया तो बस अब वाटर की एंट्रोपी में टोटल चेंज निकाल सकते हैं। ये तो हमको अच्छे पता है कि वाटर की एंट्रोपी में स्मॉल चेंज तो कितना होगा dq by t, तो एंट्रोपी में टोटल चेंज कितना होगा इंटीग्रेशन dq by t। बताओ इंटीग्रेशन dq, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए स्मॉल हीट कितनी देनी पड़ती है ms dt अपन नीचे t, है ना, और लिमिट रखते हैं dt है तो t की लिमिट कहां से कहां था, t इनिशियल से t फाइनल। बस आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वाटर की एंट्रोपी में टोटल चेंज आ जाएगा, है ना। तो बस वाटर की एंट्रोपी में टोटल चेंज इतना है, सॉल्व कर सकते हैं। तो होता है इसमें ms तो कांस्टेंट है बाहर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ज्यादा जगह नहीं है। तो बस इसमें ms तो कांस्टेंट है बाहर और बचा dt by t। तो हमको पता है कि dt by t का इंटीग्रेशन कितना होता है log t। तो ये ms बाहर और dt by t का इंटीग्रेशन log t है ln t। डायरेक्ट बताओ, अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा log t फाइनल माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो log t इनिशियल। और ये पता होगा कि log a माइनस log b को log a ओपन b, तो log t फाइनल माइनस log t इनिशियल को log t फाइनल ओपन t इनिशियल लिख सकते हैं। तो बस बोल सकते हैं कि इस ड्यूरिंग, है ना, बोल सकते हैं कि इस ड्यूरिंग वाटर की एंट्रोपी में टोटल चेंज कितना आ गया ms इंटू लॉग ऑफ t फाइनल ओपन t इनिशियल। वाटर की एंट्रोपी में टोटल चेंज ms log t फाइनल ओपन t इनिशियल ये आ गया। बस अब आगे वैल्यू रख सकते हैं। तो m वाटर का मास 2 kg, s वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल और केजी में 4200, आगे log t फाइनल तो याद रखना, मैंने शुरू में चमका के बताया था कि एंट्रोपी में चेंज dq by t तो होता है, लेकिन इसमें t जो होगा वो केल्विन में होना चाहिए।
है, तो इसमें T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब केल्विन टेम्परेचर है। मूर्खों टाइप से डिग्री सेंटीग्रेड मत लिख देना। तो ln T फाइनल, तो बताओ फाइनल टेम्परेचर 47 डिग्री है, जिसको केल्विन में हम क्या लिख सकते हैं, 320 केल्विन। अपन T इनिशियल 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में 300। आगे इसको सॉल्व करके वाटर की एंट्रोपी में चेंज निकाल सकते। हाँ बच्चों, ये जो कैलकुलेशन का क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब थोड़ा सा एक और चीज देखते हैं। तो देखो, ये तो हमने केवल वाटर की एंट्रोपी में चेंज देखा, लेकिन साथ में वाटर को जो हीट दे रहा होगा, है ना, वाटर को हीट कौन दे रहा, आग दे रही है ना, तो वाटर को जो हीट दे रहा होगा उसकी भी एंट्रोपी में चेंज होगा। बस अब हम देखते हैं कि वाटर और हीट देने वाला सोर्स दोनों की एंट्रोपी में टोटल चेंज कितना होगा, मतलब इस पूरे सिस्टम या यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज कितना होगा वो देख लेते हैं। जैसे अपने फिजिक्स में तो वाटर की एंट्रोपी में चेंज देख पूछा जाता है, वो तो कर लिया, लेकिन अब हम देखते हैं कि वाटर और उसको हीट देने वाला सोर्स दोनों की एंट्रोपी में टोटल चेंज कितना होगा वो देखते हैं। उसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि वाटर है, इसका टेम्प सॉरी ये मान लेते हैं वाटर है, इसको गैस के स्टोव पे रख करके गर्म कर रहे हैं। और चलो किसी इंस्टेंट पर वाटर का टेम्परेचर मान लेते हैं कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 300 केल्विन है ना, और वाटर को आग पे रख करके या स्टोव पे रख करके गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो वाटर का टेम्परेचर तो 27 डिग्री है, मतलब 300 केल्विन है। और वाटर को हीट कौन दे रही है, आग दे रही है। तो इस आग का टेम्परेचर मान लेते हैं कि 500 केल्विन है, काफी ज्यादा होता है। तो ये ध्यान रखना कि वाटर का, है ना, वही गर्म करने के ड्यूरिंग वाटर का टेम्परेचर 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन, और वाटर को हीट देने वाली जो आग है ना, हीट देने वाला जो सोर्स है, जो आग है, उसका टेम्परेचर 500 केल्विन मान लेते हैं। ठीक है, तो बस बताओ, ये आग का टेम्परेचर काफी ज्यादा है, ठीक है ना, और वाटर का टेम्परेचर काफी कम है, तो हीट नेचुरली फ्लो होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, मतलब आग से वाटर की ओर फ्लो होगी। और चलो मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर dq जितनी हीट आग से वाटर में फ्लो हो गई, है ना, मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर dq जितनी हीट आग से वाटर में फ्लो हो गई, मतलब आग से dq हीट निकली और वाटर में dq हीट एंटर कर गई। तो बस हमको देखना है कि स्मॉल हीट फ्लो के ड्यूरिंग वाटर के एंट्रोपी में चेंज कितना होगा, फिर इस सोर्स या आग की एंट्रोपी में चेंज कितना होगा, और फिर पूरे सिस्टम या यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज कितना होगा वो देखना है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि इस dq हीट फ्लो के ड्यूरिंग वाटर की एंट्रोपी में चेंज कितना होगा वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि एंट्रोपी में स्मॉल चेंज क्या होता है, dq बाई टी। तो बताओ वाटर को तो dq जितनी हीट मिली है, इसलिए प्लस dq बोलेंगे, है ना, एंटर करने वाली हीट को पॉजिटिव बोलते हैं। तो बताओ वाटर को तो dq जितनी हीट मिली है ना, वाटर को dq हीट सॉरी वाटर को तो dq जितनी हीट मिली है, इसलिए इधर प्लस dq लिखेंगे। अपन टी वाटर का टेम्परेचर 300 केल्विन, बस इस ड्यूरिंग वाटर की एंट्रोपी में तो चेंज कितना होगा, dq की जगह प्लस dq, अपन टी वाटर का टेम्परेचर 300, तो उस वाटर की एंट्रोपी में स्मॉल चेंज इतना होगा। ठीक, अब हमको देखना है कि हीट देने वाला जो सोर्स है, मतलब जो फायर है या जो आग है, उसकी एंट्रोपी में चेंज कितना होगा, तो उसकी भी एंट्रोपी में स्मॉल चेंज dq बाई टी। लेकिन बताओ आग से dq जितनी हीट निकली है, और निकलने वाली हीट को नेगेटिव लेते हैं, इसलिए ड्यूरिंग आग की एंट्रोपी में चेंज कितना होगा, dq की जगह तो माइनस dq अपन टी, आग का टेम्परेचर 500 केल्विन, बस कह सकते हैं कि dq हीट फ्लो की ड्यूरिंग वाटर की तो एंट्रोपी में चेंज प्लस dq बाई 300, और हीट देने वाले सोर्स में तो आग के टेम्परेचर, है ना, आग के एंट्रोपी में चेंज माइनस dq बाई 500। बस हमको देखना है कि आग प्लस वाटर, मतलब इस पूरे सिस्टम या पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज कितना होगा वो देखना है। तो दोनों के एंट्रोपी में चेंज को रुपए पैसे के टाइप से जोड़ दो। फिर ड्यूरिंग वाटर के एंट्रोपी में चेंज प्लस dq बाई 300, और आग या सोर्स की एंट्रोपी में चेंज माइनस dq बाई 500। तो साफ साफ दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है कि न्यूमरेटर तो सेम है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, मतलब ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो ज्यादा होगा, और इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट कम होगा। तो बस इसकी एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव होगा, लेकिन बड़ा पॉजिटिव, और आग के एंट्रोपी में चेंज नेगेटिव होगा, लेकिन छोटा नेगेटिव। तो बताओ दोनों को ऐड करेंगे तो
पूरे सिस्टम है यूनिवर्स की एंट्रोपी में ओवरऑल चेंज पॉजिटिव आएगा। तो ये देख सकते हैं कि वाटर के एंट्रोपी में चेंज बड़ा पॉजिटिव और आपकी एंट्रोपी में चेंज छोटा नेगेटिव। तो बताओ इस पूरे सिस्टम या पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी में जो चेंज होगा वो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। और बताओ पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, मतलब पूरे सिस्टम या पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी, है ना? ये बोल सकते हैं। तो ये तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोसेस हो उसमें यूनिवर्स की एंट्रोपी या तो कांस्टेंट हो सकती है या फिर बढ़ सकती है, घट नहीं सकती। तो ये देख सकते हैं। अब देखो, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कमेंट कर सकते हैं। तो तुम बताओ, इस बार वाटर का टेम्परेचर 300 केल्विन और वाटर को सॉरी इस बार वाटर का टेम्परेचर 300 केल्विन और वाटर को हीट देने वाले सोर्स का टेम्परेचर 500 केल्विन है। मतलब इस बार मतलब इस बार वाटर और सोर्स के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और हम सोच सकते हैं कि टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तो हीट बहुत तेजी से फ्लो होगी और हीट बहुत फास्टली फ्लो होगी। इसलिए इस बार जो हीट फ्लो का जो प्रोसेस है वो रिवर्सेबल नहीं, इरिवर्सेबल होगा। ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो भी बहुत स्लो प्रोसेस होता है वो रिवर्सेबल होता है और कोई बहुत फास्ट प्रोसेस होता है वो इरिवर्सेबल होता है। तो बस बोल सकते हैं कि इस बार वाटर और उसको हीट देने वाले सोर्स के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो हीट बहुत तेजी से फ्लो होगी। और बताओ हीट बहुत फास्टली फ्लो होगी, तो इस बार हीट फ्लो वाला प्रोसेस ओवरऑल इरिवर्सेबल होगा। और हम बोल सकते हैं कि कभी भी इरिवर्सेबल प्रोसेस हो तो पूरी यूनिवर्स की एंट्रोपी में इंक्रीज ही होता है ना? तो ये हमने देख लिया। हाँ बच्चों, अभी जो केस लिया था उसमें तो वाटर और उसको हीट देने वाले सोर्स के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, इसलिए हीट फ्लो वाला प्रोसेस ओवरऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस था। मतलब पूरे सिस्टम की एंट्रोपी ओवरऑल बढ़ रही थी ना। लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा केस लेते हैं जिसमें वाटर और उसको हीट देने वाले सोर्स के टेम्परेचर में बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। ठीक है, इस बारे में मान लेते हैं कि वाटर है और इसका टेम्परेचर 27 डिग्री, मतलब सॉरी इस बार वाटर है, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन है ना? और इस बार इस वाटर को हीट देने वाला जो सोर्स है उसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि 300 केल्विन से थोड़ा सा ज्यादा है ना? तो वही वाटर का टेम्परेचर तो 300 केल्विन और वाटर को ये ना वाटर को हीट देने वाले सोर्स का वाटर को हीट देने वाले सोर्स का टेम्परेचर मान लेते हैं कि 300 केल्विन से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब 300.000001 ऐसा कुछ है। और 300 से थोड़ा सा ज्यादा होता है उसको मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 300 प्लस है। तो ये मान लेते हैं इस बार वाटर का टेम्परेचर 300 केल्विन है और वाटर को हीट देने वाला जो सोर्स है उसका टेम्परेचर 300 केल्विन से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन ही है। तो बस इस बार भी हीट इस सोर्स से वाटर की ओर फ्लो होगी ना। तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर dq जितनी हीट सोर्स से वाटर की ओर फ्लो हो रही है। तो मान लेते हैं इस बार भी dq जितनी हीट सोर्स से वाटर की ओर फ्लो हो रही है। बस इस बार वाटर की एंट्रोपी में चेंज, हीट देने वाले सोर्स की एंट्रोपी में चेंज और पूरे सिस्टम में यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज कितना होगा वो देखना है। तो बस पहले वाटर की एंट्रोपी में चेंज देखते हैं। तुम बताओ कि वाटर को तो dq हीट मिली है, इसे वाटर के एंट्रोपी में चेंज कितना होगा, dq/t। तो वही चीज कि वाटर को dq जितनी हीट मिली है, मिलने वाली हीट को पॉजिटिव बोलते हैं ना। तो बताओ वाटर के एंट्रोपी में चेंज कितना होगा, dq की जगह प्लस dq अपन वाटर का टेम्परेचर 300 ये होगा। ऐसे ही अब हीट देने वाले सोर्स की एंट्रोपी में चेंज देखना है। तो तुम बताओ कि सोर्स से dq जितनी हीट निकली है और निकलने वाली हीट को नेगेटिव लेते हैं ना। तो बताओ हीट देने वाले सोर्स की एंट्रोपी में चेंज भी dq/t। तो सोर्स से dq जितनी हीट निकली है और निकलने वाली हीट को नेगेटिव लेते हैं, मतलब dq की जगह माइनस dq लिखेंगे। और t सोर्स का टेम्परेचर, तो सोर्स का टेम्परेचर 300 केल्विन से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब उसको ऑलमोस्ट 300 केल्विन ही लिख सकते हैं। बस हमको पता चल गया कि ड्यूरिंग वाटर की एंट्रोपी चेंज प्लस dq/300 और सोर्स की एंट्रोपी में चेंज माइनस dq अपन अप्रोक्सीमेटली 300। बस अब हमको देखना है कि वाटर और सोर्स इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज कितना होगा वो देखना। तो बताओ वाटर की एंट्रोपी में चेंज प्लस dq/300 और सोर्स की एंट्रोपी में चेंज माइनस dq/300
ठीक है, ड्यूरिंग पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज निकाल सकते हैं ना, तो वाटर की एंट्रोपी में चेंज प्लस dq by 300 और हीट देने वाले सोर्स की एंट्रोपी में चेंज माइनस dq by ऑलमोस्ट 300। तो बता इस बार ये दोनों फैक्टर ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों फैक्टर ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएंगे, मतलब इस बार पूरे यूनिवर्स में एंट्रोपी में चेंज ऑलमोस्ट जीरो होगा। मतलब इस बार इस पूरे है ना, इस बार जो हीट फ्लो हो रहा है ना, इस हीट फ्लो के कारण पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी भी नहीं और घटेगी भी नहीं। इस प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, है ना। ये देख सकते हैं बस। अब इसमें भी हम कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि बताओ हीट देने वाले सोर्स, है ना, हम बोल सकते हैं कि वाटर और हीट देने वाले सोर्स के टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत स्मॉल हो, तो उस केस में हीट बहुत धीरे धीरे फ्लो होगी। तो ये बोल सकते हैं कि वाटर और इसको हीट देने वाले सोर्स के टेम्परेचर में अगर डिफरेंस बहुत ही स्मॉल हो या इनफाइनेटेसिमली अगर स्मॉल हो, तो उस केस में हीट बहुत धीरे धीरे बहेगी। और हीट बहुत धीरे धीरे बहेगी मतलब इस बार हीट फ्लो वाला प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो उसके कारण है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो उसके कारण पूरे सिस्टम की या पूरे सराउंडिंग की, क्या बोल रहा हूँ, उसके कारण पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी में कोई खास नहीं होगा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं। हाँ बच्चों, दोनों स्टेटमेंट को मैं साथ में बोल सकता हूँ। ये तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि वाटर और उसको हीट देने वाले सोर्स के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, तो उस केस में हीट तेजी से फ्लो होगी, तो तब हीट फ्लो वाला प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा। और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो तो उसके कारण पूरी यूनिवर्स की एंट्रोपी ओवरऑल बढ़ती है। लेकिन अगर वाटर और उसको हीट देने वाले सोर्स के टेम्परेचर में बहुत ही स्मॉल डिफरेंस हो, है ना भाई, कि वाटर इसको हीट देने वाले सोर्स के टेम्परेचर में बहुत स्मॉल डिफरेंस हो, नहीं होता इनफाइनेटेसिमली स्मॉल डिफरेंस हो, तो उस केस में हीट धीरे धीरे बहेगी, तो तब हीट फ्लो वाला प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। और अगर रिवर्सिबल होगा तो इसके कारण पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी में कोई खास चेंज नहीं होगा, मतलब पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। बस इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं हीट फ्लो इरिवर्सिबल हो तो पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी। और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो तो पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। तो इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, पूरी यूनिवर्स की एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रह सकती है या फिर बढ़ सकती है ना। किसी भी प्रोसेस के कारण यूनिवर्स की एंट्रोपी घट नहीं सकती है। और यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है जो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हाँ बच्चों, तो बड़ी-बड़ी बातें कर ली, लेकिन वापस अपने कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आते हैं। तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में तो एक ही चीज ध्यान रखना है ना, कि सब्सटेंस की एंट्रोपी में स्मॉल चेंज dq by t, तो एंट्रोपी में टोटल चेंज इंटीग्रेशन dq by t, दैट्स ऑल। चलो आगे बढ़ता हूँ। अब कैलोरीमेट्री का एक और क्वेश्चन लेता हूँ। तो देखो, इस बार हमको दे रखा है कि किसी कंटेनर में 0 डिग्री आइस भरी हुई है ना। अभी 0 डिग्री आइस को धीरे धीरे गर्म करते हैं और मेल्ट करके 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तो हमको देखना है कि 0 डिग्री आइस को मेल्ट करके 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करें, तो इस ड्यूरिंग इस आइस या इस सब्सटेंस की एंट्रोपी में चेंज कितना, टोटल चेंज कितना होगा वो देखना है। और आगे हमको वैल्यू दे रखी है कि आइस का मास 10 केजी, आइस की स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम है। तो पूरे आइस को अगर मेल्ट करें तो इस ड्यूरिंग इस सब्सटेंस की एंट्रोपी में टोटल चेंज कितना होगा वो देखना है। आराम से कर सकते हैं ना। तो बताओ, अब हम एंट्रोपी शब्द से बिल्कुल नहीं डरते, हमको बस एक ही चीज पता है कि एंट्रोपी में स्मॉल चेंज कितना होता है dq by t, तो एंट्रोपी में टोटल चेंज इंटीग्रेशन dq by t होगा, है ना। बस एंट्रोपी में टोटल चेंज के लिए हमको सबसे मेन चीज dq देखना है ना। बस तुम बताओ कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है ना, पिछले क्वेश्चन के टाइप से टेम्परेचर चेंज हो रहा होता तब तो dq ms dt होता, लेकिन इस बार टेम्परेचर नहीं फेज चेंज हो रहा है ना, इस बार टेम्परेचर नहीं फेज चेंज हो रहा है। तो कैलोरीमेट्री में पढ़ा होगा कि फेज चेंज करने के लिए टोटल हीट कितनी देनी पड़ती है, mlf। ध्यान रखना दो, इस बार टेम्परेचर नहीं फेज चेंज हो रहा है, मतलब आइस मेल्ट हो रहा है। और एक कैलोरीमेट्री में पढ़ा होगा कि फेज चेंज करने के लिए या 0 डिग्री वाले आइस को मेल्ट करने के लिए टोटल हीट कितनी देनी पड़ती है, Q इक्वल टू mlf, या फिर स्मॉल हीट कितनी देनी पड़ती है, dm इंटू एल एफ, है ना। तो ये पता होगा।
इस बार टेम्परेचर नहीं, फेज चेंज हो रहा है, मतलब आइस मेल्ट हो रहा है, तो आइस को मेल्ट करने के लिए टोटल हीट देनी पड़ती है mlf, और स्मॉल हीट देनी पड़ती है dm into lf, ये देनी होती है। और एक चीज ये भी तुमने कैलोरीमेट्री में पढ़ी होगी कि जब भी फेज चेंज होता है, मतलब आइस मेल्ट होता है ना, तो जब तक पूरा पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाए तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट रहेगा, जिसको केल्विन में 273 केल्विन ये लिख सकते हैं। ये तो कैलोरीमेट्री में पढ़ा होगा कि जब तक पूरा पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाए तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है 273 कांस्टेंट रहता है टाइप का, है ना। और आइस को मेल्ट करने के लिए टोटल हीट देनी पड़ती है Q इक्वल टू mlf। बस हमको देखना है कि इस ड्यूरिंग आइस के एंट्रोपी में चेंज कितना होगा वो देखना है। बस हमको एक ही चीज पता है कि किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी में स्मॉल चेंज dq बाई t, तो बताओ इस आइस की एंट्रोपी में टोटल चेंज कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन dq बाई t होगा। सॉल्व करते हैं, तो बताओ इस बार t बाहर निकलेगा या नहीं, निकल जाएगा, तो ध्यान रखना तुम, ठीक ध्यान रखना कि जो पिछला एग्जांपल किया था उसमें तो वाटर का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा था, है ना। तो जो पिछला एग्जांपल लिया था उसमें वाटर का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा था, इसलिए टी को बाहर नहीं निकाल सकते थे। लेकिन इस बार आइस मेल्ट हो रही है और हमको पता है कि जब तक पूरी पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाए तब तक वाटर का टेम्परेचर 273 केल्विन कांस्टेंट रहता है। तो बस बोल सकते हैं कि इस बार फेज चेंज हो रहा है, और फेज चेंज के ड्यूरिंग टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, इसलिए इस बार फेज चेंज के ड्यूरिंग टेम्परेचर टी कांस्टेंट रहेगा। तो इस बार जो 1 बाय टी ओ कांस्टेंट के टाइप से बाहर निकल जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, केवल इंटीग्रेशन dq। तो ये ध्यान रखना कि फेज चेंज के ड्यूरिंग टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो 1 बाय टी कांस्टेंट टाइप से बाहर निकल जाएगा और बचेगा ओनली dq, और ओनली dq का इंटीग्रेशन टोटल q, और हमको पता है कि, है ना, 1 बाय टी बाहर बचा ओनली dq का इंटीग्रेशन टोटल हीट गिवन, और हमको पता है कि पूरे आइस को मेल्ट करने के लिए टोटल हीट गिवन कितनी होगी, mlf। बस इस बार इस आइस की एंट्रोपी में, ये आइस की एंट्रोपी में टोटल चेंज कितना हो जाएगा, ये Q की जगह तो क्या लिख सकते हैं, mlf अपन T आ गया। बस अब तो भगवान का नाम लेकर के वैल्यू रख दो, m 10 ग्राम LF, आइस की स्पेसिफिक लेटेंट हीट 80 कैलोरी पर ग्राम, अपन T को 0 डिग्री मत लिख देना, केल्विन में। तो बताओ फेज चेंज या आइस मेल्ट होने के ड्यूरिंग इसका टेम्परेचर 0 डिग्री कांस्टेंट रहेगा, जिसको केल्विन में 273 केल्विन। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 800 अपन 273, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, कैलोरी पर केल्विन, है ना। जो पिछला क्वेश्चन लिया था उसमें तो हीट जूल में थी, इसलिए पिछले क्वेश्चन में तो यूनिट जूल पर केल्विन थी, लेकिन यहाँ यूनिट कैलोरी पर केल्विन होगी, है ना। ये तो हमने आइस की एंट्रोपी में चेंज निकाल लिया, लेकिन आइस को हीट देने वाले सोर्स की भी एंट्रोपी में चेंज निकाला जा सकता है, लेकिन हमको फिजिक्स में सब्सटेंस की एंट्रोपी में चेंज पूछता है, तो यही काफी है ना। इसको हीट देने वाले सोर्स की भी एंट्रोपी में चेंज निकाला जा सकता है ना। और दोनों को ऐड करके पूरी यूनिवर्स की भी एंट्रोपी में चेंज निकाला जा सकता है। ये तो वो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, हमको अच्छा पता है कि बताओ इसको हीट देने वाला जो सोर्स है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से काफी ज्यादा डिफरेंट हुआ, तब तो हीट तेजी से फ्लो होगी, हीट फ्लो का प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा, इसलिए सोर्स प्लस आइस इस पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी ओवरऑल बढ़ेगी। लेकिन अगर इसको हीट देने वाला जो सोर्स है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा हो, मतलब 0.00001 डिग्री ऐसा कुछ हो, तो उस केस में जो हीट फ्लो होगी वो धीरे धीरे फ्लो होगी, तो हीट फ्लो वाला प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, और रिवर्सिबल होगा तो इस बार आइस प्लस सोर्स इस पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी में कोई खास चेंज नहीं होगा, मतलब तब सोर्स प्लस आइस इस पूरे सिस्टम की एंट्रोपी में जो टोटल चेंज होगा वो नेग्लिजिबल होगा, टेंड्स टू 0। हाँ बच्चों, अभी तो हमने सॉलिड और लिक्विड के एंट्रोपी में चेंज निकाला, अब हम गैस की भी एंट्रोपी में चेंज देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई गैस है, इसमें हमको दे रखा है कोई गैस है, उसको आइसोबैरिकली एक्सपेंड कर रहे हैं, हिंदी में समदाबी रूप से प्रसारित कर रहे हैं, है ना। वो हमको दे रखा है कोई गैस है, उसको आइसोबैरिकली एक्सपेंड कर रहे हैं और इसका वॉल्यूम V1 से V2 तक बढ़ाते हैं। बस हमको देखना है कि
इसको P के कांस्टेंट प्रेशर पर एक्सपेंड कर रहे हैं और वॉल्यूम V1 से V2 तक बढ़ाए, तो इस ड्यूरिंग इस गैस की एंट्रोपी में टोटल चेंज कितना होगा वो देखना है। तो बच्चों थोड़ा डिस्टर्बेंस था, ठीक है। तो वही कि गैस को आइसोबैरिकली एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड करके वॉल्यूम V1 से V2 तक बढ़ाते हैं, तो इस ड्यूरिंग गैस की एंट्रोपी में टोटल चेंज कितना होगा वो देखना है। नहीं तो हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, हम डरते नहीं है, हमको अच्छे पता है कि एंट्रोपी के अंदर हीट गिवन ही छुपी होती है और हमको रटा हुआ है कि एंट्रोपी में स्मॉल चेंज कितना होता है dQ/T। तो एंट्रोपी में टोटल चेंज इंटीग्रेशन dQ/T। तो बस एंट्रोपी में चेंज निकालना है, तो उसके लिए हमको सबसे मेन चीज dQ देखना होगा, है ना। उसके लिए हमको मेन चीज dQ देखना होगा, मतलब गैस को दी गई स्मॉल हीट गिवन कितना होगा वो देखना है। ये तो ये मैंने थर्मोडायनेमिक्स में चमका कर बताया था कि कांस्टेंट प्रेशर सॉरी थर्मोडायनेमिक्स में चमका कर बताया था कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में अगर गैस को हीट गिवन निकालना हो तो मूर्खों टाइप से वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को ऐड करने की जरूरत नहीं है ना। हमको डायरेक्ट पता है कि हमको पता है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में गैस को दी गई टोटल हीट गिवन कितना होता है NCP डेल्टा T। तो गैस को दी गई स्मॉल हीट गिवन कितना होगा NCP dt। या तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में गैस को दी गई स्मॉल हीट गिवन NCP dt होगी। बस dq आ गया, तो हमको देखना है कि इस ड्यूरिंग गैस की एंट्रोपी में टोटल चेंज कितना होगा वो देखना है। तो हमको रटा हुआ है कि एंट्रोपी में स्मॉल चेंज होता है dQ/T, तो एंट्रोपी में टोटल चेंज कितना होगा इंटीग्रेशन dQ/T होगा। वैल्यू रखते हैं इंटीग्रेशन dQ, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है इसलिए स्मॉल हीट गिवन NCP dt अपन T ये हो गया और लिमिट T इनिशियल से T फाइनल सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जगह की थोड़ी कमी है। तुम बताओ NCP तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, है ना। बोल सकते हैं कि NCP तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या dt/T। तो हमको अच्छे पता है कि dt/T का इंटीग्रेशन कितना होता है log T। अपर लिमिट रखेंगे तो log T फाइनल माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो log T इनिशियल, और log T फाइनल माइनस log T इनिशियल को क्या लिख सकते हैं log ऑफ T फाइनल ओपन T इनिशियल। बस कह सकते हैं कि इस आइसोबैरिक प्रोसेस में गैस के एंट्रोपी में टोटल चेंज कितना होगा NCP log T फाइनल ओपन T इनिशियल ये होगा। अब हमको इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर नहीं दे रखा है उसकी जगह इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। तो इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ये तो हमको अच्छे पता है कि इस बार प्रेशर कांस्टेंट है ना, और आइडियल गैस इक्वेशन से हम कंफर्म बोल सकते हैं कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो V प्रोपोर्शनल टू T होगा, है ना। बोल सकते हैं ना कि आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू T होगा। तो T फाइनल ओपन T इनिशियल को हम V फाइनल ओपन V इनिशियल भी लिख सकते हैं। तो इस आइसोबैरिक प्रोसेस में गैस की एंट्रोपी में टोटल चेंज NCP log T फाइनल ओपन T इनिशियल की जगह V फाइनल ओपन V इनिशियल भी लिख सकते हैं। हाँ बच्चों, एंट्रोपी में चेंज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इस बार मान लेते हैं कोई गैस है और इस बार गैस में आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हैं, ये हिंदी में समतापी प्रक्रम कर रहे हैं ना। तो कोई गैस है उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब इस बार प्रोसेस के ड्यूरिंग गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और आइसोथर्मल प्रोसेस करते हुए गैस का वॉल्यूम V1 से V2 तक एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इस ड्यूरिंग गैस की एंट्रोपी में चेंज कितना होगा वो देखना है। अब तो एंट्रोपी नाम से बिल्कुल डरते नहीं है, हमको एक ही चीज पता है कि एंट्रोपी में स्मॉल चेंज dQ/T, तो एंट्रोपी में टोटल चेंज इंटीग्रेशन dQ/T। बस एंट्रोपी में हमको टोटल चेंज निकालना है ना, ठीक है। तो एंट्रोपी में चेंज निकालना है तो उसके लिए हमको सबसे मेन चीज dQ देखना होगा, मतलब इस प्रोसेस में गैस को दी गया स्मॉल हीट गिवन कितना होगा वो देखना है। तो बस उसके लिए हम वही थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग गैस को दी गई हीट गिवन इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब dQ इक्वल टू dW प्लस du। बस बताओ इस बार आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो हमको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। तो बस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वैल्यू रखते हैं। तो dQ इक्वल टू पहले dW, तो हमको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन तो होता है ना, और टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन PdV, लेकिन स्मॉल वर्क डन PdV। और du तो हमको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी,
तो इंटरनल एनर्जी में चेंज बिल्कुल जीरो होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में dq इक्वल टू सिंपली p dv होगा, है ना? तो बस dq आ गया। तो बस अब हमको देखना है कि इस ड्यूरिंग गैस की एंट्रोपी में टोटल चेंज कितना होगा वो देखना है। तो रटा हुआ है कि एंट्रोपी में स्मॉल चेंज dq बाई टी, तो एंट्रोपी में टोटल चेंज इंटीग्रेशन dq बाय, है ना, वही एंट्रोपी में टोटल चेंज इंटीग्रेशन dq बाई टी होगा। तो इंटीग्रेशन dq तो हमको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो dq कितना होगा, सिंपली p dv बाई टी, ये हो गया। इंटीग्रेशन करना है तो उसके लिए हमको p बाई टी को वॉल्यूम v की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं। हमको पता है pv इक्वल टू nRT, तो t को इधर ले जाएंगे तो p बाई टी इक्वल टू कितना आ गया, nr बाई v। तो बताए इसमें p बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, nr बाई v लिख सकते हैं, है ना? तो बस बताओ अब गैस की एंट्रोपी में टोटल चेंज कितना आ गया, p बाई टी को nr बाई v लिख सकते हैं। तो बताओ इसमें nr कांस्टेंट है बाहर और बचा इंटीग्रेशन dv बाई v, लिमिट v इनिशियल से v फाइनल। बस डायरेक्ट बताओ कि nr बाहर, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि nr बाहर और dv बाई v का इंटीग्रेशन log v या नेचुरल log ऑफ v। अपर लिमिट रखेंगे तो log v फाइनल माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो log v इनिशियल, और log v फाइनल अपन v इनिशियल को log ऑफ, है ना, log v फाइनल माइनस log v इनिशियल को log ऑफ v फाइनल अपन v इनिशियल लिख सकते हैं। तो इस बार एंट्रोपी में चेंज nr log v फाइनल अपन v इनिशियल ये बोल सकते हैं। बस अब तुमको कोई भी प्रोसेस दे रखा हो, हर प्रोसेस में चेंज या एंट्रोपी निकाल सकते हैं। चलो एक बेवकूफ बनाने का क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस बार मान लेते हैं कि इस गैस में एडियाबेटिक प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमको देखना है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी में चेंज कितना होगा वो देखना है। तो आंखें बंद करके बताओ कितना होगा, जीरो, है ना? हमको अच्छे पता है। तो बताओ एंट्रोपी में स्मॉल चेंज क्या होता है, dq बाई टी, लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में तो हीट एक्सचेंज ही जीरो होता है, dq जीरो होता है। ऐसे एडियाबेटिक प्रोसेस में गैस को दी गई हीट गिवन, है ना, जीरो, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी में चेंज भी जीरो होगा। तो एंट्रोपी वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया।